नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट लेक्चर आज हम पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में आप बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में बहुत काम आएंगे और इनसे संबंधित मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा हूँ। अनअकैडमी आपके लिए लाया है एसएससी चैंपियन लीग, जो कि अब से हर महीने की 23 तारीख, 24 तारीख और 30 तारीख को ये फ्री मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। याद रखिए, ये बिल्कुल ही फ्री रहेंगे। ये आपकी एसएससी परीक्षाओं में आपके बहुत ही हेल्प करेंगे। याद रखिए, हर महीने की 23 तारीख, 24 तारीख और 30 तारीख, ठीक है। और अगर इसमें आप अच्छा स्कोर करते हैं, इस प्रत्येक टेस्ट में अगर आप टॉप 5 में रैंक लाते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे एक्साइटिंग प्राइज़ मिलेंगे। अमेज़न वाउचर आप जीत सकते हैं, आपको मौका मिल सकता है अमेज़न वाउचर जीतने का। तो देरी मत कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप इनरोल कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताता हूँ जो 23 तारीख, 24 तारीख और 30 तारीख को होंगे। सबसे पहले देखिए, हर महीने की 23 तारीख को शाम 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक जो सिलेबस रहेगा, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, वो टेस्ट आपसे लिया जाएगा। ठीक है, इस टेस्ट का नाम है क्वालिफायर फर्स्ट ही रहेगा। उसका जो क्वालिफायर सेकंड क्वालिफायर रहेगा वो 24 नवंबर को होगा, 8 बजे से 8:30 बजे, टाइमिंग वही है। इसका जो सिलेबस है एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे। तो ये भी इनरोल कर लीजिए। सबको अलग अलग आपको इनरोल करना है, तभी आप टेस्ट दे पाएंगे। और इसके अलावा 30 तारीख को जो आपका टेस्ट होगा उसका टाइमिंग है 8 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक। इसमें जो सिलेबस आपका रहेगा एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसे भी इनरोल कर लीजिए। ठीक है, अब तीनों में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं, आप टॉप 5 में आते हैं, किसी में भी टॉप 5 में आते हैं, तो क्या क्या प्राइज़ मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर क्वालिफायर फर्स्ट और क्वालिफायर 2 जो ग्रुप स्टेज फर्स्ट वाला मॉक टेस्ट है और सेकंड वाला, इसमें अगर टॉप 5 आपकी रैंक आती है तो क्या आपको अमेज़न वाउचर मिलेंगे, देख लीजिए। फर्स्ट रैंक पे 5,000 का अमेज़न वाउचर दिया जाएगा, सेकंड और थर्ड रैंक वालों को 2500 का, और फोर्थ और फिफ्थ रैंक वालों को 1,000 रुपये। ठीक है, 1,000 का अमेज़न वाउचर। इसके अलावा जो फिनाले वाला टेस्ट है आपका 30 तारीख को जो होने वाला है, उसमें फर्स्ट रैंक आती है तो 10,000 का अमेज़न वाउचर मिलेगा, सेकंड और थर्ड रैंक रहती है तो 5,000 का, और फोर्थ और फिफ्थ रैंक रहती है तो 2,000 का अमेज़न वाउचर मिलेगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, इनरोल कर लीजिए। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उनके जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री या राष्ट्रपति। इन चारों विकल्पों में से सही जवाब आपको बताना है कि जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है, याद रखिए। हालांकि जिस भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होती है राज्यपाल को, तो उस राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं ना, उसके मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना पड़ता है। हमने आपको इंडियन पॉलिटी का एक चैप्टर पढ़ाया था, अधीनस्थ न्यायालय, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, इसके अंतर ये टॉपिक आया था। संविधान के भाग 6 में इसका जिक्र है, और आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक, 233 से लेकर 237 तक अधीनस्थ न्यायालय का जिक्र है। इसके अंदर आपको बताया गया था कि जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी जो नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा होगी, लेकिन उस राज्य के हाई कोर्ट से परामर्श करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष की राजधानी कहाँ स्थित थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, ये बताना है आपको। 4 विकल्प आपके सामने हैं, इनमें से जो सही जवाब है बताइए। पुष्यभूति वंश के एक बहुत ही महान शासक हैं हर्षवर्धन। गुप्तोत्तर काल में आपने पढ़ा था, गुप्त वंश जब समाप्त हो गया था उसके बाद का जो टाइम पीरियड था जिसे आप गुप्तोत्तर काल कहते हैं, तो उस गुप्तोत्तर काल में सबसे बड़ा जो वंश उभर कर आया था पुष्यभूति वंश ही था, जिसे हर्षवर्धन भी है, जिसमें हर्षवर्धन सबसे महान शासक थे।
पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ स्थित थी? इन चारों ऑप्शन में से सही जवाब बताइए। देखिए, हर्षवर्धन की राजधानी आपसे पूछा जाएगा तो कन्नौज बताएंगे, लेकिन पुष्यभूति वंश की शुरुआत में जो राजधानी थी ना, वो थानेश्वर में थी। स्टार्टिंग में राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर में थी। लेकिन जब हर्षवर्धन शासक बनते हैं तो कुछ समय बाद इन्होंने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज ट्रांसफ़र कर दिया था। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रख लीजिएगा। ठीक है। राज्यवर्धन इनके बड़े भाई थे। हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन थे। जब राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है तो हर्षवर्धन थानेश्वर के राज सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये अपनी राजधानी को कन्नौज ट्रांसफ़र कर देते हैं। थानेश्वर आप समझ पा रहे हैं हरियाणा में है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, नोट कर लीजिएगा। और हर्षवर्धन ने परम भट्टारक मगध नरेश की उपाधि भी धारण की थी। इनके शासनकाल में जो टैक्स वसूलने वाला अधिकारी होता था उसे भौगिक कहा जाता था, जबकि भूमि संबंधी विवरण रखने वाला जो अधिकारी होता था उसे पुस्तपाल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल की जो गैसें हैं उसका आवरण है, ये आपको बताना है। 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर। चारों विकल्पों में से सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा 200 किलोमीटर हो जाएगा। मैं आपको बता भी देता हूँ कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जो वायुमंडल है उसकी अलग अलग सतह को क्या क्या कहा जाता है। तो देखिए, पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर के अंदर जो आपका ये सतह है इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। वायुमंडल की इस सतह को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल कहा जाता है। जबकि 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर वाले क्षेत्र को समताप मंडल कहा जाता है, और 50 से 80 के बीच वाले क्षेत्र को मध्य मंडल कहा जाता है, जबकि 80 से ऊपर वाले क्षेत्र को ताप मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने पर रोक लगाई गई है? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वो जो हैं जो रिटायर हो गए हैं उन्हें कहाँ पर जो है वकालत करने के लिए रोका गया है? तो याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जब रिटायर हो जाते हैं, तो भारत के किसी भी न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के किसी भी न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? चारों विकल्पों में से आपको सही जवाब बताना है, और उसे आज की डेट में किस नाम से पुकारा जाता है ये भी आप बता दीजिए। कान्हा नेशनल पार्क या भरतपुर नेशनल पार्क या हेली नेशनल पार्क या राजाजी नेशनल पार्क? इसका सही जवाब चारों विकल्पों में से हेली नेशनल पार्क हो जाएगा। भारत का पहला नेशनल पार्क जो है वो हेली नेशनल पार्क है, जिसे आज आप जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान या नेशनल पार्क के नाम से आप जानते हैं। जिम कॉर्बेट, आज की डेट में इसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट। इसे 1936 में बंगाल टाइगर की रक्षा करने के लिए स्थापित किया गया था, यूपी में स्थापित किया गया था। लेकिन आपको मालूम है कि यूपी को दो भागों में बांट दिया गया है, एक उत्तराखंड है, एक यूपी है। तो ये क्षेत्र जो है अब उत्तराखंड में चला गया है। तो आज की डेट में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के चमोली जिले में है। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि किसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब जैसे प्राचीन भारत आपने पढ़ा तो जो अभिलेख पाए गए हैं उसमें जो लिखा उसे हमने सत्य मान लिया है कि नहीं? उसका हमने अनुसरण किया है। उसी प्रकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट होंगे वो एक तरीके से अभिलेख का ही कार्य करेंगे। इनसे नीचे के जो भी कोर्ट्स हैं ना वो उसे
एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर मानेंगे। जैसे कोई भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने ले लिया है, तो उसी प्रकार का कोई मामला अधीनस्थ न्यायालय में आता है तो उसका भी जजमेंट उसी प्रकार का होना चाहिए जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने दिया। अर्थात कहने का भाव ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अवमानना नहीं होनी चाहिए। अगर अवमानना कोई करेगा, चाहे वो कोई कोर्ट कर रहा हो चाहे कोई न्यायाधीश कर रहा हो, उसको सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य को दम्फा टाइगर रिजर्व यह स्थित है। मतलब किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है। असम, कर्नाटक, मिजोरम, उड़ीसा। चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब है? तो इस राइट आंसर मिजोरम में है। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में हुई थी, जबकि 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये मिजोरम राज्य में है और मिजोरम राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है जियोग्राफी का। पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? चिकनी मिट्टी, पांशु मिट्टी, बलुई मिट्टी या लोयम मिट्टी? इसका जो सही जवाब है ना, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि चिकनी मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो बहुत अधिक होती है। इसी कारण से पौधों को सबसे अधिक जल चिकनी मिट्टी के द्वारा ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि अगर करनी हो तो ये शक्ति किसके पास है? बहुत ही आसान है, ये शक्ति हमारी संसद के पास है। तो आंसर क्या हो जाएगा? संसद के पास है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या अगर बढ़ानी है तो ये शक्ति जो है संसद को दी गई है। शुरुआत में हम आपको बताएं, जब हमारा मूल संविधान तैयार हुआ था तो टोटल न्यायाधीशों की संख्या 1+7 थी। 7 अन्य न्यायाधीश थे, 1 मुख्य न्यायाधीश थे। और आज की डेट में अगर मैं आपसे पूछूं कितने अन्य न्यायाधीश है, कितने मुख्य, हालांकि मुख्य न्यायाधीश तो एक ही है, तो टोटल संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 1+33 बताएंगे आज की डेट में। 33 अन्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 1 मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है? ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? उसमें हल चलाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी या काली मिट्टी? चारों विकल्पों में सही जवाब आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी हो जाएगा। काली मिट्टी को स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जो काली मिट्टी होती है ना, इसकी जल धारण करने की क्षमता ये बहुत अधिक है। जब ये बारिश से पड़ती है, पानी इकट्ठा हो जाता है तो इसकी जो मिट्टी है ना वो एकदम चिपचिपी हो जाती है, लेकिन जब सूख जाता है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। तो इसी कारण से इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि जुताई की ज़्यादा आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है? नेपाल में एक नेशनल पार्क है। नेपाल में एक नेशनल पार्क है और उसी का जो क्षेत्र है, उसी के क्षेत्र जो है इतना विस्तार हुआ है कि वो भारत में भी वो क्षेत्र फैला हुआ है और भारत में भी एक नेशनल पार्क है जो इसी का विस्तार है। अब आपको बताना है कि नेपाल में ये कौन सा नेशनल पार्क है, नेपाल में इसका क्या नाम है। हालांकि भारत में बिहार के अंदर ये नेशनल पार्क है जिसे वाल्मीकि नेशनल पार्क कहा जाता है। इसी का जो विस्तारित रूप नेपाल में भी है। नेपाल में इसे किस नाम से पुकारा जाता है? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा चितवन नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा? चितवन नेशनल पार्क। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 932 वर्ग किलोमीटर है, तो आप समझ पा रहे हैं। तो भारत में वाल्मीकि नेशनल पार्क और यही जो विस्तृत होकर नेपाल में भी है, तो नेपाल में इसे चितवन नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया है। विश्व विरासत स्थल की जो सूची है उसमें यूनेस्को ने इसे शामिल कर लिया है। कब? 1984 में। और ये कहाँ पे है? बिहार राज्य में है। जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है बिहार में है। ठीक है, तो ये बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे है। नेपाल बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है और नेपाल में चितवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं?
मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं, और जो मानचित्र बनाता है उसे क्या कहते हैं ये भी बता दीजिए। चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है। कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, कोपोलॉजी या जियोलॉजी। इसका यही सही जवाब जो है ना वो कार्टोग्राफी हो जाएगा। ठीक है। वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाना मानचित्र कला कहलाता है, जिसे इंग्लिश में कार्टोग्राफी कहा जाता है। और जो ये बनाता है, जो ये मानचित्र बनाता है, तो उसे कार्टोग्राफर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन था जिसने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना की थी? वो भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन था जिसने पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा में जितना समय लगता है उसकी गणना कर दी हो? पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में जितना समय लगता है वो जानकारी सबसे पहले किस भारतीय खगोल वैज्ञानिक ने दी? चार विकल्प हैं, आर्यभट्ट, वेद भटनागर, भास्कराचार्य, विष्णु देवता मापी। क्या राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भास्कराचार्य हो जाएगा। ठीक है। ये भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इनका जन्म जो है कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक के बीजापुर में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो रचना है सूर्य सिद्धांत, उस रचना में इन्होंने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में जो भी समय लगता है वो बता दिया था। और इन्होंने वर्ष 1150 में अपना प्रसिद्ध ग्रंथ जो था शिरोमणि, इसकी रचना की थी। इसके अंदर लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित, गोलाध्याय, ये चार भाग हैं। इस शिरोमणि के चार भाग कौन कौन से हैं? लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित और गोलाध्याय। भारत सरकार के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, लीलावती पुरस्कार। ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला इसे नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है। तो सूर्य सिद्धांत में इन्होंने अपने ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में इन्होंने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है वो बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के एक गंभीर रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है उसे क्या कहा जाता है? इन चारों विकल्पों में सही जवाब आपको बताना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। ठीक है। ये प्रोटीन है, ये मस्तिष्क के एक गंभीर रोग जिसे आप एल्जाइमर के नाम से जानते हैं, इसी को उत्पन्न करता है। इस रोग से जो भी व्यक्ति प्रभावित होता है उसकी जो मानसिक क्षमता है वो कम हो जाती है और उसकी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख से सती प्रथा का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है? गुप्त वंश आपने पढ़ा था, उसमें यह पढ़ाया गया था। तो कौन सा अभिलेख है जिससे आपको पता चलता है कि प्राचीन भारत के इतिहास में सती प्रथा जो है का पहला साक्ष्य मिलता है हमें? तो किस अभिलेख के द्वारा? तो एरन अभिलेख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सती प्रथा का पहला जो अभिलेख साक्ष्य मिलता है वो एरन अभिलेख से मिलता है 510 ईस्वी में। ठीक है। भानुगुप्त उस समय शासक थे। इन्हीं के अभिलेख के द्वारा ये हमें जानकारी मिलती है। इसके माध्यम से ये जानकारी मिलती है कि एक सेनापति थे जिनका नाम गोपराज था, इन्हीं की वाइफ सती हुई थी। और एरन नामक जो ऐतिहासिक स्थान है ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। स्क्रीन पर 4 लेक्चर आ रहे होंगे, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।